नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एम लक्ष्मीकांत के साथ और हम पढ़ रहे हैं संसद में हम पढ़ रहे हैं संसद की सदस्यता, उसकी अर्हताएं। संविधान ने संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की हैं। संसद जो है उसमें चुने जाने के लिए संविधान ने निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की और वो अर्हताएं आवश्यक हैं। पहली, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी संसद में चुना जा रहा है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। मतलब वो नागरिक होगा भारत का और संसद में जिस उद्देश्य से चुना जा रहा है उस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। वह अपनी शपथ व सौगंध में मतलब शपथ व सौगंध लेता है और कहता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था या निष्ठा रखेगा। ठीक। दूसरा, वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। इसके अलावा अर्हताओं में तीसरी है, उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्षों की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। राज्यसभा में 30 वर्ष का व्यक्ति अर्ह होता है और लोकसभा में 25 वर्ष का। ठीक। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो। मतलब कुछ अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद के द्वारा मांगी जाती हैं, वो सभी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएं निर्धारित की और वो अन्य अर्हताएं जो हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निर्धारित की और वो अन्य अर्हताएं क्या होनी चाहिए, मैं आपको दो अर्हताएं बताता हूँ। पहली अर्हता, उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। मतलब पंजीकृत मतदाता वो होना चाहिए अगर वो संसद में चुना जा रहा है तो। क्या? निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, मतलब उसका वोटिंग राइट होना चाहिए और राज्य क्षेत्र के जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। राज्यसभा का सदस्य हो तो भी जरूरी है और लोकसभा सदस्य तो भी जरूरी है। इसके अलावा वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा में निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी कि भाई मतलब वोटिंग दोनों के लिए जरूरी होनी चाहिए। हालांकि वर्ष 2003 में राज्यसभा के लिए जो है वो समाप्त कर दी, राज्यसभा में छूट मिल गई। लोकसभा के लिए जरूरी था कि वो मतलब सदस्य निर्वाचित हो तो वो मतदाता होना चाहिए। लोकसभा के लिए ये रखा गया, राज्यसभा में ये बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया। 2003 में जो सरकार ने निर्णय लिया कि भाई राज्यसभा के लिए ये जरूरी है कि वो पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। मतदाता तो होना ही चाहिए, वो तो है ही, कोई संदेह ही नहीं है। जिस क्षेत्र से वो निर्वाचन मतलब उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। मतलब ये जिस क्षेत्र से वो संसद में आ रहा है उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। और वस्तुतः 2003 में सरकार ने बाध्यता राज्यसभा के लिए समाप्त कर दी। तो फिर सरकार ने जो निर्णय लिया था 2003 में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रयोग करते हुए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि सरकार ने 2003 में जो निर्णय लिया है क्या वो वैध है, कि भाई राज्यसभा के लिए सदस्य जो हैं उसी क्षेत्र का निर्वाचित सदस्य जो है उसी क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सरकार ने निर्णय जो लिया वो ठीक है, राज्यसभा के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। दूसरी जो अन्य अर्हताओं में 1951 में जो सरकार ने जो अधिनियम लाया, उस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो अन्य अर्हताओं में दूसरी अर्हता है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। आरक्षित सीट मतलब SC/ST की सीट है, उस पर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो फिर उस राज्य या राज्य संघ क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य उसको होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी अनिवार्य शर्त है। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव भी लड़ सकते हैं जो आरक्षित नहीं है, लेकिन अगर आरक्षित के लिए लड़ रहे हैं तो पर उस क्षेत्र से, उस राज्य से, राज्य क्षेत्र से अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य होना चाहिए। अब देखिए निर्हर कौन होगा, निर्हरताएं देखिए। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता, वो व्यक्ति कौन कौन होगा, तो उसमें कुछ मैं 5 आपको निर्हरताएं बताता हूँ। पहली देखिए, अर्हता तो हमने जान ली, कौन जो है वो संसद का सदस्य नहीं बनता, यदि वो भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन, किसी राज्य सरकार के अधीन
कोई लाभ का पद धारण किया हुआ है तो फिर संसद द्वारा कोई भी तय पद या मंत्री पद को छोड़ करके, जो बिना मतलब लाभ के आधार पे हो तो भी ले सकते हैं, ऐसे पदों को छोड़कर जो संसद के द्वारा तय किया गया हो या मंत्री का पद है उस पद को छोड़ करके राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा कोई भी लाभ का पद धारण किया हुआ व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई संसद द्वारा तय किया गया कोई मतलब संसद द्वारा कोई भी पद, तय पद और मंत्री के पद को छोड़ करके भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। केंद्रीय या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री जो है लाभ का पद नहीं माना जाता है। मतलब ये है, संसद ये भी घोषणा कर सकती है कि कोई विशेष पद लाभ वाला नहीं है, इस पर आसीन व्यक्ति संसद का सदस्य बना रह सकता है। मतलब कोई विशेष पद लाभ वाला नहीं है, ये संसद तय कर सकती है और इस पर आसीन व्यक्ति संसद का सदस्य बन रह सकता है। मतलब ये है कि राज्य सरकार के अधीन मंत्री के पद पर मान लो कोई है, तो मंत्री के पद पर रहते हुए भी संसद का सदस्य रह सकता है वो, क्योंकि वो मंत्री का पद जो है लाभ का पद है। लेकिन संसद ने स्पष्टली कह दिया है कि भाई मंत्री के पद या कोई भी तय पद जो होता है वो लाभ का पद नहीं है, तो उस पद पर रहते हुए भी संसद का सदस्य बना जा सकता है। मतलब ये है कि केंद्रीय और राज्य सरकार का मंत्री पद जो होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। इस पद के अलावा या संसद द्वारा तय कोई पद के अलावा अगर मान लो कोई लाभ का पद है तो फिर वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। इसके अलावा और कौन होगा जो निरर्ह होगा, मतलब वो अर्ह नहीं होगा। यदि वह विकृत चित्त या न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी है तो फिर वो नहीं होगा। इसके अलावा यदि वो घोषित दिवालिया हो तो दिवालिया घोषित व्यक्ति भी संसद का सदस्य नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त वह भारत का नागरिक नहीं है, उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह किसी विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा अविस्वीकार कर ली है तो भी वो संसद का सदस्य नहीं हो सकता। इसके अलावा यदि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसे निरर्हित कर दिया है तो नहीं माना जाएगा। संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य निरर्हताएं निर्धारित की। अन्य कौन सी निरर्हता है जो 1951 में निर्धारित की गई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, और वो है वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी न करार दिया गया हो। मतलब अगर दोषी करार दिया गया है तो फिर वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। इसके अलावा उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निरर्हता नहीं है। बंदीकरण का मतलब उसको गिरफ्तार किया जाना जो है वो निरर्हता नहीं मानी जाती है। इसके अतिरिक्त वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो, जैसा इंदिरा गांधी के साथ एक बार हुआ था, लेकिन फिर रहते हुए इंदिरा गांधी ने उन पर जो है मतलब ज़्यादा खर्चा करने का आरोप लगा था। उसे सरकार ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो, सरकारी ठेका काम या सेवाओं में दिलचस्पी न हो, मतलब अगर सेवा में दिलचस्पी है ठेके में सरकारी काम काजों में तो भी उसको संसद का सदस्य बर्खास्त किया जा सकता है। वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध के निदेशक के पद पर न हो जिसकी सरकार का 25% हिस्सा हो। ठीक, जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो ऐसा कोई भी निगम के पद, लाभ पद या प्रबंध निदेशक के पद पर न हो। इसके अलावा उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो। इसके अलावा उसने विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो। उसे इनमें छुआछूत, दहेज या सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रसार में संलिप्त न पाया गया हो। ठीक, किसी अन्य सदस्य में उपरोक्त निरर्हताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का अंतिम फैसला होगा। यदि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए। अब समझते हैं दल बदल के आधार पर निरर्हता। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद में सदस्यता से निरर्ह
ठहराया जा सकता है अगर उसने 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया जाता है। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निरर्ह करार दिया जा सकता है। पहला, अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो, ठीक, चुना गया हो जिस दल के टिकट पर अगर वो त्याग देता है तो। अगर वह राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। मतलब यह है कि राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। मान लो मतदान नहीं करता है और विरुद्ध जाकर करता है मतदान, तो ऐसी स्थिति में। इसके अलावा अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी वो बर्खास्त माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, नामित या निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो भी वो निरर्ह माना जाएगा। 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। मतलब 10वीं अनुसूची के तहत जो निरर्ह होगा उसका निपटारा कौन करेगा? राज्यसभा में तो सभापति करेगा और लोकसभा में अध्यक्ष करेगा। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो निर्णय सभापति या अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं, वो न्यायिक समीक्षा उस पर की जा सकती है। अब देखते हैं स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित स्थिति में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है। पहला, दोहरी सदस्यता। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा का ऐसा नहीं हो सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के निम्नलिखित प्रावधान हैं। पहला, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर ये बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। राज्यसभा में उसकी सीट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। लोकसभा का सदस्य माना जाएगा वो। इसके अलावा दूसरा, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। मान लो एक सदन का सदस्य और दूसरे सदन में उसे चुन लिया गया है तो पहले वाला में खत्म हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से एक सीट को खाली करनी होगी, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं, एक सीट उसे रिक्त करनी होगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब संसद का भी सदस्य हो जाए और राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो, ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करना होगा, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक, और ऐसा एक उदाहरण हुआ भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए पहले। देखिए, इसको कहते हैं समानांतर सदस्यता प्रतिषेध अधिनियम 1950 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया था। ये क्या कहते हैं? समानांतर सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया था। ये 1950 में राष्ट्रपति ने ये नियम बनाया। सदस्यता समानांतर सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया था। तो दोहरी सदस्यता होती है तो ऐसी स्थिति में स्थान रिक्त हो जाते हैं। तो एक तो ये कारण था दोहरी सदस्य। इसके अलावा रिक्त स्थान होने के कारण जो हैं उसमें दूसरी है निरर्हता। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निरर्हता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। और यहाँ विनिर्दिष्ट निरर्हता में संविधान की 10वीं अनुसूची के दर्ज निरर्हता में भी दल बदल भी शामिल हैं। इसके अलावा पद त्याग होता है तो भी रिक्त हो जाता है सीट। कोई सदस्य या यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबंधित त्याग पत्र द्वारा अपना स्थान त्याग कर सकता है। त्याग पत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष पद त्याग पत्र स्वीकार नहीं भी कर सकता है, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिए गए हैं या वास्तविक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्वेच्छा से दिए जाने पर उसे स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा अनुपस्थिति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन
या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब ये है 60 दिनों की अवधि गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब 4 दिन तक अगर लगातार स्थगित है, सत्रावसान हो गया है, तो उस स्थिति में वो अवधि गिनी नहीं जाएगी। इसके अलावा अन्य स्थितियों से भी पद रिक्तता हो सकती हैं, और वो कौन सी अन्य स्थितियाँ हैं? किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है। किस स्थिति पर? यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तो, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तो, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो, और यदि किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो। अगर कोई निरर्ह व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता। मतलब यह है कि अगर कोई निरर्ह व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है और संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता, ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। अब बात करते हैं शपथ या प्रतिज्ञान की। संसद के प्रत्येक सदस्य का संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त सचिव इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है। प्रतिज्ञान लेता है वो, और हस्ताक्षर करता है कि मैं शपथ या प्रतिज्ञान के संसद द्वारा सदस्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं संविधान की सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, संप्रभुता, एकता, अखंड, सक्षम रखूंगा, कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा श्रद्धापूर्वक। जब तक शपथ नहीं ले लेता तब तक उसे सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और न ही मत दे सकता है। वह संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को अभी हकदार नहीं होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना भरता पड़ता है। मतलब ऊपर निम्नलिखित परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति संसद के सदन में सदस्य के रूप में बैठता है तो उससे 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना भरना पड़ता है। शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले बैठता है तो ठीक। अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता और वह सदस्य के लिए अर्हता नहीं रखता और बैठ जाता है तो। इसके अलावा उसे मालूम हो कि संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है, तब भी। अब बात करते हैं वेतन और भत्तों की। संसद के दोनों सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इसके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया। 1954 में बनाया संसद ने। वर्ष 2018 में सदस्यों को वेतन 50,000 रुपये से बढ़ा करके 1 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया। चुनाव क्षेत्र भत्ता रुपये 45,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दिया, चुनाव क्षेत्र भत्ता ठीक। इसके अलावा कार्यालय खर्च जो है 45,000 से बढ़ा करके 60,000 कर दिया। इसके अलावा इसके पहले 2010 में ये कार्य जो हैं, इस दौरान प्रत्येक आवासन के लिए दैनिक भत्ता जो 1,000 रुपये से बढ़ा करके 2,000 रुपये कर दिया गया था 2010 में। 1976 से सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने के हकदार हो गए हैं। इसके अलावा उन्हें यात्रा सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन, वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा भी आदि में मिलती हैं। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते भी संसद निर्धारित करती हैं। वह भारत की संचित निधि पर भारित हैं। वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। 1953 में संसद के अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित हुआ 1953 में। इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के पदाधिकारी यानी ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट का नाम निम्न में से किसी पदाधिकारी भी हो सकता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के पदाधिकारी का नाम जो है निम्न में से किसी पदाधिकारी भी हो सकता है। किसी पदाधिकारी भी, राज्यसभा का सभापति भी हो सकता है, उपसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ भी हो सकता है। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन जो है 25 लाख रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया। 25 लाख रुपए प्रति माह से कर दिया 4 लाख रुपए प्रति माह।
संसद के सभापति का वेतन जो है 0.25 लाख से बढ़ा करके, मेरे हिसाब से 25,000 था शायद, 25 लाख रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 4 लाख रुपये प्रति माह कर दिया। तो ये ऐसे कैसे बढ़ गया? 25 लाख रुपये प्रति माह था और 4 लाख रुपये प्रति बढ़ गया और बढ़ा दिया, ये क्या बढ़ाना हो गया? और ये जो है वो संसद के अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1953 है, जो संशोधित हो गया है, उसकी धारा 3 के तहत ऐसा किया जाता है। संसद के अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1953 की धारा 3 के तहत ऐसा किया जाता है। तो संसद के सभापति का वेतन जो है वो आप सर्च करिए गूगल पे। उसी प्रकार के संसद के अन्य पदाधिकारी जैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, उसी दर पर वेतन एवं भत्ते लेने के अधिकारी जो संसद के सदस्यों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक, इसके अलावा संसद का प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति के अतिरिक्त जो होता है दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी हैं। पूरे कार्यकाल के लिए वो प्रतिदिन जिस पर वह संसद का देय है, संसद सदस्यों को देय है, 1953 की धारा 3 के तहत वो उसका लेने का अधिकारी होता है। साथ ही संसद के प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति को छोड़ करके उसी दर पर चुनाव क्षेत्र भत्ता जो संसद दर के सदस्यों को लागू है वो भी लेने का अधिकारी है धारा 3 के तहत। ठीक है, उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता यानी कि सम पेट्वेरी अलाउंस उसी दर पर प्राप्त होता है जो कैबिनेट दर मंत्री को देय होता है। और कैबिनेट मंत्री वाली जो ये 1953 का जो भत्ता अधिनियम है उसकी धारा 5 के तहत ये कैबिनेट वालों को होता है। और वो 2,000 रुपये प्रति माह उसी लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की जो न्यायिक भत्ता मिलता है वह राज्यसभा को देय के बराबर होगा। मतलब ये है कि उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष को न्यायिक भत्ता जो है वो उसी दर पर प्राप्त जो कैबिनेट मंत्री को देय है, कैबिनेट मंत्री को जो देय होता है वही लोकसभा के अध्यक्ष को न्यायिक भत्ता मिलता है और 2,000 रुपये प्रति माह मिलता है। और उसी प्रकार के लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति हैं उनको भी न्यायिक भत्ता जो है राज्य मंत्री को देय होता है, उसी के बराबर होता है और 1,000 रुपये प्रति माह वो होता है और वो भी धारा 5 के तहत। हम बात करेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के प्रत्येक सदन में अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल, राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की निर्वाचन एवं पदावधि। पहली बार बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो जाता है तो लोकसभा इस स्थान के लिए अन्य सदस्यों को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करती हैं। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल पद तक धारण करता है। हालांकि उस पद पर निम्नलिखित 3 मामलों में से उससे पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है तो यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित करते अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे दे तो उपाध्यक्ष को। इसके अलावा लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके उसे हटा दें तो ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने की कम से कम संख्या 14 दिन की सूचना पहले न दी गई हो। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसके कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। पीठासीन नहीं होगा ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। मत देने का अधिकार होगा लेकिन अगर बराबर स्थिति में मत हो तो नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब लोकसभा विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद छोड़ता नहीं, वह लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। अब भूमिका और शक्ति और कार्य देखते हैं। अध्यक्ष लोकसभा व अन्य प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों विशेष अधिकार का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है। सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। वह लोकसभा के पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे अधिक हैं। इस पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। वह सदन के अंदर सम्मान व उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्ति व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। संसद की अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य निम्नलिखित हैं।
और अध्यक्ष की शक्तियाँ व कर्तव्य जो हैं अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य इसको हम बाद में करेंगे। तो हम 251 पेज पे खड़े हैं।